ये जिनकी आप बात कर रही हैं इस किताब में, मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने थोड़ा सा नाराज होकर आपसे ये भी कहा था कि हम कोई पैसे का लेन देन तो कर नहीं रहे, मैं कोई दलाल थोड़ी हूँ अपनी बीवी का। ये बोला ना एक ने। कितना दोगला है। वाइफ स्वैपिंग का कथानक लेके जब आप वाणी प्रकाशन की ओनर के पास गई, अदिति के पास, तो उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली क्या है कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर मैं उनकी भी बहादुरी की दाद दूंगी। और एक जगह उसने, एक हस्बैंड ने ये कहा कि जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं अपनी पत्नी को सेक्स टॉय दे जाता हूँ। हाँ, और उसको पति की जरूरत नहीं, बहुत आगे निकल गई उसकी पत्नी। अलवर वाला कपल है ये। और ये लोग यहीं तक नहीं है, आज की तारीख में हजारों लोग हो चुके हैं ऐसे। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पे इनके ग्रुप्स बने हुए हैं, भर भर के कर रहे हैं। विनीता, मुझे याद है कि हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो एक प्रोग्राम आता था चित्रहार, और उसमें हिंदी सिनेमा के भी और बंगाली सिनेमा के भी एक बहुत बड़े स्टार थे, विश्वजीत। उनका गाना अक्सर उस चित्रहार में आता था, तुम्हारे हुस्न की तारीफ आईना भी करे तो मैं तुम्हारी कसम है कि तोड़ दूं उसको। ये जो प्रेम की भाव दशा है, इस भाव दशा की तो धज्जियां उड़ा दी आपकी किताब ने। मेरी किताब ने नहीं उड़ाई हैं सर, ये धज्जियां उड़ाई हैं खुद इस समाज में उन लोगों ने जो ये काम कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं भी थोड़ा सा तकलीफ में आई और मैंने किताब लिखी कि ये क्या हो रहा है। मतलब जितने शॉक्ड आप हैं और कई लोग जिन्होंने मुझे फोन किया कि ये क्या तुमने चर्चा कर दिया है, ये क्या टॉपिक तुमने सीधा इधर उधर कोई बात नहीं की, सीधा वाइफ स्वैपिंग तुमने इसका नाम दे दिया। तो मैंने कहा घुमा फिरा के बात करेगा कौन? जिसको डर है। डर किसको है? जो ये कर रहा है। मुझे तो कोई डर नहीं है, मैंने तो इसे एक्सपोज किया है कि सोसाइटी में ये हो रहा है। और मैं हैरान हूं कि ये पहली किताब है इसके ऊपर। जब मैंने लिखी और ये किताब आई डोमेन में, लोगों को पता चला तो उन्होंने कहा ये पहली किताब है इसके ऊपर। मुझे भी नहीं मालूम था, मैं तो एक सच को ला रही थी बहुत साफ मन भाव से कि एक सिचुएशन मैंने देखी 20 साल पहले और उस स्टोरी को मुझे लेके आना था पब्लिक डोमेन में, क्योंकि ये मेरी अब तक की हजारों स्टोरीज जो की गई उनमें से एक ऐसी स्टोरी है जिस पर मैंने 11 महीने काम किया। आपको तो मालूम है 11 महीने टीवी पर आपको 11 दिन नहीं मिलते एक प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेशन में थी तो मुझे एक सौभाग्य था कि मुझे एक प्रॉपर टाइम मिलता था, एक प्रॉपर एक स्टोरी करने का जो प्राइम टाइम पे जाती थी। तो उसमें मुझे ये टाइम मिला कि, और वो भी अजित शाही, आप अजित शाही जी को जानते हैं, तो अजित शाही जैसे व्यक्ति जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। आज भी सोसाइटी में लोग नहीं जानते कि ऐसा न्यूज एडिटर जिसकी दिमाग की सोच इतनी है, जिसने ये स्टोरी करने के लिए मुझे अप्रूव किया, तो उन्होंने जो ये अप्रूवल मुझे दिया था, उनके जहन को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि एक आदमी जो अपनी बीवी की तरफ, जो आपने शुरुआत में गाना बताया, मैंने भी ये कहा कि ये तो समाज ऐसा है जो आपकी पत्नी की तरफ नजर उठा के देखे तो उसका मुंह तोड़ देंगे आप। पर यहां मुंह नहीं तोड़ रहे, आप अपनी पत्नी को कन्विंस कर रहे हैं कि तुम चली जाओ दूसरी के पास। कोई बात नहीं, वो भी खानदानी लोग हैं हमारे जैसे, संस्कारी हैं, कल्चर लोग हैं, उनके भी बच्चे वैसे हैं जैसे हमारे हैं, उनके भी माँ बाप बिल्कुल संस्कारी हैं, तो उनके सबके संस्कार की पूरी रायता बना करके ये पी गए। आपकी किताब में शुरुआत में भूमिका में ये लिखा है कि तेरी पत्नी मेरी पत्नी, मेरी पत्नी तेरी का ये जो खेल है, उस खेल में दंपति क्या महसूस करते हैं, यही इस पुस्तक का कथानक है। तो ये क्या खेल है? ये खेल ही है, इसे क्या कहेंगे आप। ये कोई कल्चर नहीं है, हमारी संस्कृति में तो नहीं है ये चीज़। मतलब अगर आप देखें तो औरत को घर की इज्जत माना जाता है, आदमी को घर की छत माना जाता है ना। उस छत के नीचे वो इज्जत सुरक्षित रहती है। अगर वो ऐसा नहीं है और वो छत का भी पर्दा खत्म है, इज्जत का भी सारे पर्दे खोल दिए, ये लोग पूरे नंगे हो चुके हैं एक तरह से कहा जाए तो। ये शब्द मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया लेकिन आज मैं इस्तेमाल कर रही हूं। मतलब ये लोग ऐसे हो चुके हैं और उसके बाद ये खेल नहीं है तो क्या है, रिश्ते खत्म कर दिए इन्होंने। ये पति पत्नी जब किसी और पति पत्नी के साथ जाके सोते हैं और फिर वापस आते हैं अपने कमरे में, एक बेडरूम में, क्या आपस में सोने में इनको शर्म नहीं आती होगी? अजीब नहीं लगता होगा? इनकी इज्जत खत्म नहीं हो गई? इनका विश्वास खत्म नहीं हो गया? इनका रिश्ता बर्बाद नहीं हो चुका है क्या? मतलब कैसे हो जाता है? ये मुमकिन नहीं है। एक हॉलीवुड फिल्म है जिसमें एक, मेरे को ये सीन किसी ने ये जिक्र किया था और उसमें मुझे बताया गया कि भाई एक व्यक्ति जो है वो ये देखता है कि भाई किस तरह से
एक पति पत्नी एक बार में मतलब एक गैम्बलिंग वाले कैसीनो में सेटअप में बैठे हुए हैं और एक आदमी आता है, कहते हैं आई वांट योर वाइफ फॉर अ नाइट। तो कहते हैं अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? तो वो कहता है कि मैं इतने पैसे दूंगा। वो एक बहुत बड़ी कीमत इसकी लगाता है। जब वो एक कीमत लगाता है तो वो गुस्सा करते हैं, सारी चीजें होती हैं। पत्नी को बोला जाता है, पति पत्नी अपने घर चले जाते हैं। वो कहते हैं जस्ट थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो। तो वो अपने घर चले जाते हैं और उसके बाद वो जब सो रहे होते हैं दोनों अचानक एक साथ एक दूसरे के पलट के देखते हैं। तो वो कहती है डोंट इवन थिंक यू आर गोइंग टू डू दिस डील, आप ये डील नहीं करने जा रहे हो। तो मतलब दोनों के मतलब एक थॉट होता है, वो भी सोच रही है, वो भी सोच रहा है। तभी तो वो उस बारे में दोनों सोच रहे थे ना रात को, तभी तो पलट के एक दूसरे की तरफ देखा। अब क्या होता है कि बाद में फाइनली दे मेक अ डील, दे मेक अ डील। वो अपनी पत्नी को भेजने के लिए तैयार हो जाता है, उसकी पत्नी जाती है। उस फिल्म में वो दिखाया नहीं कि उस रात को क्या हुआ। उसके बाद ये दिखाया जब वो वापस आती है, उसके बाद उनकी जिंदगी कभी इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी पहले थी। खत्म हो चुकी है उनकी लाइफ। तो प्यार तो खत्म, प्यार कहाँ बचा? प्यार भी तो ये रिश्ता होता है ना। हमारी सोसाइटी में हमें क्या सिखाया गया है? 7 फेरे लेने के बाद में रिश्ता एक बड़ा मजबूत होता है, पति ऐसे छोड़ नहीं सकता, जिस पर हमारा कानून भी मोहर लगाता है। तमाम चीजें होती हैं, सुरक्षित रखा जाए। अगर वो डिवोर्स होता है तो कानून भी कहता है लड़की के लिए सारी चीजें दीजिए ताकि उसको दिक्कत ना हो। ठीक है, आज चीजें बदल रही हैं, लड़की कमाती है तो उतना कंपनसेशन नहीं मिल सकता है, सारी चीजें। लेकिन जिम्मेदारी किसके ऊपर है? आदमी के ऊपर। और यहां आदमी ही अपनी पत्नी को लेके जा रहा है। अब इनकी सोच को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इनकी सोच ऐसी है जैसे कि ये एक अच्छी कल्चर्ड फैमिली के लोग हैं। ये सोचते हैं कि अगर मेरी बीवी सामने चली गई तो क्या हो गया। इस बात के लिए उस आदमी ने भी तो द्वंद झेला होगा अपने मन में। तो वो द्वंद झेल क्यों रहा था? क्यों भेजना है बीवी को दूसरे के पास? और दूसरे की बीवी तुमको क्यों चाहिए? तुम्हें क्या, कौन सा प्लेजर मिल रहा है इसके अंदर? कुछ तो है ना सर, यहां पर कुछ तो ऐसा है प्लेजर जिसको वो ये चाह रहे हैं कि ये बदली में काम हो। और अभी तो बहुत रिकॉर्ड ब्रेक हो चुके हैं आज के हालात में। तो विनीता, आप ही की किताब में जो एक चैप्टर है जिसमें रोहतक यूनिवर्सिटी के एक वृद्ध प्रोफेसर की बात आपने बोली, वो मैं इसमें 55 साल के, जी जी जी, लेकिन उनका जो कहना है वो मैं जरा इसको पढ़ के बताता हूँ आपको। आई वॉन्ट टू सी माई वाइफ हैप्पी। मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन मेरी बीवी को करता देख मुझे खुशी मिलती है और अक्सर मैं अब सिर्फ इसे देखकर ही मजे लेता हूं। इस तरह की बातें जब पति लोग करते थे तो साथ बैठी पत्नियों की मनोदशा क्या होती थी, ये बताइए। मैंने इसमें किताब आपने पूरी पढ़ी है और आपको मालूम है कि मेरी मनोदशा क्या थी ऐसे लोगों से मिलकर। ऐसा पति, मतलब मुझे तो बहुत घृणा हो रही थी। मैं तो मैं अपना विचार कह सकती हूँ। हो सकता है कि आपके विचार अलग हो, आपके विचार अलग हो, किसी और के विचार अलग हो। मैं सिर्फ अपने विचार की बात कर रही हूँ। और ये मुझे बीइंग अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जब मैं, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में ज़्यादातर ये होता है कि हम नेताओं को एक्सपोज करें, अधिकारियों को एक्सपोज करें, सिस्टम को एक्सपोज करें। यहाँ पर समाज में भी तो एक सिस्टम चल रहा है ना, ये वो सिस्टम है। ये रोहतक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार है, एक और कपल है जो कि सरकारी टीचर है। ये लोग क्या करते हैं? ये तो पढ़ाते हैं हमें। यहीं से तो हम अपने जीवन में सीख के निकलते हैं। हम कुछ भी जीवन में करें, लौट फिर के हमें स्कूल याद आता है, कॉलेज याद आता है। और उसमें अगर कोई प्रोफेसर या कोई डीन या कोई टीचर, उसका पता लगे किसी बच्चे को कि ये वाइफ स्वैपिंग में है, एक शब्द भी उस टीचर का पूरी जिंदगी में याद रखेंगे? वो नहीं। वो क्या याद रखेंगे? ये वाइफ स्वैपिंग में था। पूरी जिंदगी खत्म। ये लोग तो खुद ही नहीं बर्दाश्त कर पाते जो ये करते हैं। हम कैसे इनकी बातों को बर्दाश्त करें? जो ये व्यक्ति बोल रहे हैं यहां पर, जो शब्द आपने पढ़े हैं, इसके बारे में इस किताब में प्रकाश कोठारी ने भी, उनका इंटरव्यू भी है, डॉक्टर अनिल सिंह है सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने वो इंटरव्यू किया था। क्योंकि मैं तो इन लोगों से मिलके ही ऑलरेडी, मतलब मेरा माइंड आउट हो चुका था। मतलब ये कैसे लोग हैं। मैं इन पर और चर्चा आगे, मैं इंटरव्यूज दे रही हूँ, बात कर रही हूँ ताकि लोगों को थोड़ा सा आई ओपनिंग हो ये स्टोरी के मतलब से। लेकिन इसमें इसकी इंटीग्रिटीज में जब हम जाते हैं, दो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बीच में ऐसा क्या हो जाता है कि उनको किसी और हस्बैंड वाइफ के अपने जीवन में ला करके उन्हें अनऑफिशियली, इलीगली सारी चीजें, उनको प्लेजर मिल रहा है उस चीज में। उस आदमी को अगर अपनी पत्नी को किसी के साथ देखना है तो ये तो वो आदमी का कलेजा जानता है कि वो कैसे कर लेता है। और वो औरत भी बड़ी भयानक थी। नहीं, लेकिन फिर आगे उसी प्रोफेसर की जो पत्नी, जिसके बारे में आपने डिस्क्राइब किया है कि वो 90
किलो की महिला थी। और आप क्या ऐसा मुझे मतलब बोलना नहीं चाहिए 90 किलो की, लेकिन मेरे को पूरा, क्योंकि मैंने वृतांत लिखा है इसलिए मैंने जिक्र किया। आपने लिखा कि वो 90 किलो की महिला मेरी ही मेरे टीम कुलीग, के एक मेंबर पे फिदा हो गई, और जब वो बाथरूम जाने के लिए उसने कहा कि मुझे जरा बाथरूम जाना है, हाँ तो वो उसके साथ उसने कहा मैं भी चलती हूँ आपके साथ। आई नो, और उस कुलीग को उसने कहा क्या मैं भी अंदर आ जाऊं? तो I इसमें know. तो कोई फोर्स नहीं रहा ना। इसमें फोर्स नहीं है, हाँ ये लोग फोर्स नहीं करते हैं। जी। हाँ, मैं आप जो कहना चाहते हैं, मैं आप ये कह रहे हैं कि वो औरत अपनी मर्जी से कर रही है। मेरी पूरी किताब में नहीं, मेरे औरतों के साथ हम हर जगह फोर्स नहीं है, जी ये कन्विंस करते हैं। कुछ औरतों को इन्होंने फोर्स किया, जैसे कि सोनीपत वाले कपल को उसके हस्बैंड ने फोर्स किया, जो कि जुहू वाले को, जो प्रेग्नेंट थी लेडी, जो प्रेग्नेंट थी, जी। जो जुहू वाला कपल है उसके हस्बैंड ने भी उसे फोर्स किया, वो क्लियरली फोर्स है। ये जो महिला है, अलवर वाली जो महिला है, मेरठ वाली जो महिला है, हल्द्वानी वाली जो महिला है, ये सारी महिलाएं अपनी मर्जी से कर रही हैं, ये मजे ले रही हैं। जी मैं तो ये भी कह रही हूं कि ये भी एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन इनिशिएट कौन करता है? हस्बैंड। अब तो ये 20 साल पहले का शूट है, अब 20 साल के बाद मुझे पता चल रहा है कि हस्बैंड स्वैपिंग भी हो रही है। अब ये तो अगर हस्बैंड स्वैपिंग शब्द बोला जाएगा तो औरत इनिशिएट कर रही है, इसका मतलब क्या है ये? मैरिज एसोसिएशन तो नहीं है, मैं तो ये समझती हूँ। अच्छा विनीता, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, बल्कि पूछना चाहूँगा कि आप ही का जो एक टीम का मेंबर था जो कि अब ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया है, उसकी बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर। स्टिंग ऑपरेशन टीम के एक सदस्य ने आपसे कहा था कि लोगों की जिंदगी में, लोगों की निजी जिंदगी में ऐसे नहीं झांकना चाहिए, नहीं झांकना चाहिए, ठीक है। और आप स्टिंग पे स्टिंग करती जा रही थी, और एक दिल्ली की बहुत ही जानी मानी, बहुत ही खानदानी परिवार की एक विधवा जो कि इस काम में संलग्न थी, उसको जब पता लगा कि उसके साथ स्टिंग हुआ है तो उसको हार्ट अटैक आ हार्ट गया। अटैक आ गया। तुम उस वक्त जब उसको हार्ट अटैक आ गया तो आपको थोड़ा तो लगा होगा कि गलत किया आपने। नहीं, मैंने गलत नहीं किया, क्योंकि मैंने इस किताब में साफ लिखा है कि मैं किस परिवार से हूँ, मेरी क्या सोच है। हमें तो यही बताया गया कि वन मैन वुमेन टाइप आप लाइफ आपको जीनी होती है, संस्कार ये होते हैं, पति के घर चले जाओ अर्थी वापस आएगी टाइप्स, ये सारी चीज़ें। तो मैं तो एक ऐसी संस्कृति को जानती थी। जब मैंने इन लोगों के बारे में जाना तो मुझे लगा ये भी होता है। और इसके बाद जो आप ये कह रहे हैं कि उस मेरे जो कलीग ने बोला, सिर्फ उसने नहीं दूसरे ने भी बोला था, आसिफ जिसका नाम हमने बदल के रखा है। इंटरेस्टिंग बात यह कि मेरी ही टीम के लोग अपने रियल नेम के साथ आना नहीं चाहते फ्रंट में, क्योंकि उनके विचार अलग है, विचार अलग अलग हो सकते हैं। मैं इसको कोई वो नहीं, मैंने उनको फोर्स भी नहीं किया कि नहीं तुम्हें आना चाहिए, अपना नाम देना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूं कि उनकी सोच ये थी कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों झांक रहे हो। ये पर्सनल लाइफ होगी, बिल्कुल होगी, नो डाउट। उनका कमरा है, उनकी छत है, उनका बिस्तर है, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ की एसोसिएशन में है। मैं सर आपको एक बात बताती हूँ, अलवर वाला शूट करते हुए मैं जब वहां गई, और वहां एक होटल में हमें स्टे करना था, हम होटल में गए, मैंने जिक्र भी किया है इसमें, हम होटल में गए, हमने, क्योंकि 2 लड़के थे 2 लड़कियां थे, हम ऑफिस के शूट पे थे, अपना ऑफिशियल कार्ड दिखा नहीं सकते थे, तो हमने उनको अपने पर्सनल जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दिखाए और बोला कि हमें 2 रूम चाहिए, जिसमें मैं और मेरी कलीग और जो 2 कैमरा पर्सन थे वो दोनों एक साथ रुक जाए, ऐसा करके। जनरली हम लोग ऑफिस शूट्स पे जाते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप नहीं रुक सकते, इट्स नॉट अलाउड बिकॉज यू आर नॉट मैरिड। सवाल यहाँ है कि मैरिड होने का ठप्पा चाहिए, यानी कि मैरिड एसोसिएशन पर समाज यकीन करता है, और हमें मना किया गया यहां नहीं रह सकते, क्योंकि ऑपरेशन लैला मजनू चल रहा है। और ये लैला मजनू ऑपरेशन किन के लिए? अनमैरिड लोगों के लिए, क्योंकि वो जो जाकर वहां पर कमरे में स्टे करके क्या क्या करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये तो मैरिड है, ये तो जाएंगे दिखाएंगे भाई मैं हस्बैंड वाइफ हूं, मैं हस्बैंड वाइफ हूं, हमें 2 रूम चाहिए और आपको बड़े आराम से रूम मिलेगा। इनको अलाउड है, ये कर सकते हैं, बीवी बदल सकते हैं। ये और उल्टा काम कर रहे हैं, ये तो अपनी बीवी बदल रहे हैं, बच्चे की मां दूसरे के साथ भेजी जा रही है। अभी मुझे एक ऐसे ही पॉडकास्ट इंटरव्यूज के दौरान एक जर्नलिस्ट ने मुझे बताया, उन्होंने कहा बाराबंकी में एक ऐसा मामला हुआ, अभी फिलहाल कुछ वक्त पहले हुआ, कि हस्बैंड वाइफ ऐसे ही स्वैप कर रहे थे, 2 कपल थे, तो एक कपल ने
ये क्योंकि किताबों में जिक्र नहीं है तो ये मैं इंटरव्यू में जिक्र कर रही हूँ, ये रियल फैक्ट्स पता चल रहे हैं। तो इसमें एक कपल की वाइफ जैसे दूसरे के साथ जा रही थी तो कई बार उन्होंने स्वैप किया। अब क्या हुआ कि इनकी पत्नी को, एक ही पत्नी को बी से प्यार हो गया। वो बार बार स्वैप करने से वो कहती है मैं वहीं रहूंगी, मैं आऊंगी नहीं, वो उधर ही रहने लगी। तो वो कह रहा है मेरी पत्नी चली गई तो मेरी पत्नी वापस दिलाओ मुझे। उसने इसकी कंप्लेन की पुलिस में कि मेरी पत्नी मुझे वापस दिलाइए। फिर उसने पंचायत बिठाई बकायदा, और पत्नी कह रही नहीं मुझे तो अब इसी से प्यार हो गया है, उसने अपनी पति को छोड़ दिया। ये भी अलग अलग तरह की चीजें हैं जो सामने दिखाई दे रही हैं, समझ आ रही हैं कि समाज में, मैं कहती हूं 1 मिनट के लिए कोई लड़की अपना ब्रेकअप करके बॉयफ्रेंड से जब चली जाती है तो बॉयफ्रेंड तो नहीं कहता मेरी गर्लफ्रेंड को वापस दिलाओ, वो दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। अगर उसने ब्रेकअप कर दिया है तो दोनों अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। तो यहां कोई फोर्स नहीं है, लेकिन यहां ये फोर्स क्यों कर रहा है, मेरी पत्नी है। पत्नी का मतलब शादी करके आया है, कानूनन है, घर की बहू है, बच्चों की मां है, ये सब कुछ है। और ये सब बनने के बाद में जो छत बनी थी जिसको उसने खुद ही ढहा दिया था, आज की तारीख में वो वापस उसी पत्नी को मांग रहा है। अरे कहां रह गई वो तुम्हारी पत्नी। एक और चीज मेरे जहन में आती है इसी को चर्चा करते हुए, बड़ी अजीब सी बात है। आप तो ये बात को जानते होंगे, कल ही एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे मेरे जिक्र हो रहा था, वो फिल्मों के ऊपर बड़ी अच्छी चर्चाएं करती हैं, अपने वीडियोस बनाती हैं। उन्होंने बताया, जब बात हो रही थी मेरी इस किताब के संदर्भ में, तो उन्होंने बताया कि मीना कुमारी का भी हलाला हुआ था, जीनत अमान के पिता ने किया था, सॉरी उनके पिता ने। तो मीना कुमारी से लेकर जो कि इतनी वेल ऑफ लेडी थी, ठीक है, उसको भी अपने पति के पास वापस आने के लिए ऐसा करना पड़ा। हलाला, हलाला कितना कंट्रोवर्शियल है, कितना ऑब्जेक्शनेबल है। ये कमाल अमरोही साहब, उनके पति का जिक्र है तो उनके पति तो वही थे। जी, ये परिस्थिति, तो औरत किसी भी तबके में हो उसको अलग अलग तरह से एक परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ कर रही है, हम सर एक बहुत क्लियर बात है, किसी का रेप हो रहा है, रेप शब्द क्यों होता है, क्योंकि वो फोर्स्ड होता है। लेकिन वहीं पर फोर्स ना हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो लव हो जाता है। बहुत क्लियर चीज है। अब यहीं पर ये जो औरतें हैं जो अपनी मर्जी से कर रही हैं, मैं कहती हूं 1 मिनट के लिए अगर आप अपनी मर्जी से भी कर रही हो, क्योंकि बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इन सिचुएशंस में, अगर अपनी मर्जी से भी आप कर रहे हो तो मैरिज एसोसिएशन में रह के क्यों कर रहे हो। अपने हस्बैंड से बोर हो गए हो तो डिवोर्स दे दो। आपका हस्बैंड आपसे बोर हो गया तो वो नहीं, पर घर भी नहीं तोड़ना। कल्चर्ड लोग हैं, नॉनवेज खाने वाले कपल के साथ स्वैप भी नहीं करेंगे, बोल रहे हैं वो उसमें। हमें ऐसा कपल चाहिए जो नॉनवेज ना खाता हो, जो अच्छे खानदानी लोग हों। बड़े दोगले किस्म के लोग लगे ये मुझे। अपने मजे भी लेने इन्होंने, एंड ऑफ द डे इसको एक सीधी भाषा में यही कहा जाएगा। ये जिनकी आप बात कर रही हैं इस किताब में, मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने थोड़ा सा नाराज होकर आपसे ये भी कहा था कि हम कोई पैसे का लेन देन तो कर नहीं रहे, मैं कोई दलाल थोड़ी हूं अपनी बीवी का। ये बोला ना एक ने। कितना दोगला है। दलाल नहीं है पर दलाली तो कर रहा है ना, पर वो दलाल खुद को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि मैं कोई कैसे कहते कि मैं अपनी बीवी का दलाल हूं। वो इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारी ये जो शादी है ये चलती रहे समाज में और हर तरह से, और हमारे रिश्ते के बीच में जो कमी आ रही है उसको किसी तरह से एक विंडो खोल करके चुपचाप से पूरा कर लिया जाए। वो ये सोचते हैं। और ये विंडो क्या है? स्वैपिंग। एक ऐसी खिड़की जिसके बारे में किसी को नहीं पता, खिड़की से खिड़की खुल रही है, खिड़की से खिड़की, और उसके बाद ही उसमें अपनी पत्नी को बदल रहे हैं चुपचाप से। घर में किसी को नहीं पता, इनके घर में किसी को नहीं पता इनकी असलियत। ये मियाँ बीवी एक दूसरे को जानते हैं। लिखा है कि बच्चों को सुला करके जाते थे, लेकिन एक कपल ऐसा भी था जिसके हस्बैंड ने ये बोला कि अब हमारी बेटी जवान हो रही है और हम धीरे धीरे उसको सब बता के उसको भी इस लाइन में उतार देंगे। आई नो, अलवर वाला जी। उससे मिलने के बाद तो मुझे ऐसा लगा था कि ये वाकई में पति पत्नी है कि नहीं है, ये अपनी बेटी को कैसे ला सकते हैं। लेकिन वो जिक्र अपनी बेटी का ही कर रहे थे, तो हैं तो सही। तो किस पराकाष्ठा पे वो जा चुके हैं इसमें, क्योंकि ये वो औरत है जो अपनी बेटी को लाने की बात कर रही है, जो खुद इतना मंगलसूत्र पहन के, इतना घूंघट लगा के, बिल्कुल चिलचिलाती गर्मी में सिल्क की साड़ी में, इतना चौड़े बॉर्डर की साड़ी वो पहन के आ रही है, और पल्लू हटाती है तो बिल्कुल पसीने में तरबतर है और भरा हुआ सिंदूर मांग में है। और जब वो बोलना शुरू करती है तो मैं ही ड्राइव कर रही थी, आगे बैठी थी, 2 कैमरा लगा रखे थे हमने गाड़ी में, एक बीच में रखा हुआ था, एक सामने रखा हुआ था। आसिफ मेरे साथ बैठा हुआ था आगे,
तो मैंने कहा था तुम आगे बैठ जाना क्योंकि ये लोग पीछे बैठाएंगे इनको हमें। और मैंने जब इस महिला को देखा तो मुझे लगा कि ये महिला तो, इससे मैं सवाल कैसे करूंगी, तो बिल्कुल टिपिकल देसी महिला है ये तो। पर जब उसने अपना पल्लू हटाया और बोलना शुरू किया तो आपने किताब पढ़ ही ली आगे, रास्ता ही मुश्किल हो गया था मेरा तो। आई वाज लाइक यक, आई वाज नॉट कंफर्टेबल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मेरी सोच हो कि क्या पता हम उस सोच से बिलोंग करते हैं और ये कुछ ज़्यादा मॉडर्न होने के चक्कर में कहाँ निकल गए, खुद नहीं पता है। ये रिश्ते थोड़ी ना होते। मेरा सवाल सीधा है, क्या ये रिश्ते हैं? पत्नी को आप ले जा रहे हो और कर तो दलाली ही रहे हो ना, बदले में एक औरत ला रहे हो बिना पैसा लगाए। मैंने ही लिखा है कि आप अपनी पत्नी को जिस्म की मंडी में ले जाते हो, बिना कीमत लगाए दूसरी पत्नी, दूसरी औरत का इंतजाम अपने लिए कर लेते हो। एक मिनट के लिए आप ये सोच रहे हो कि आपकी औरत भी दूसरे के पास जा रही है। चलो आपने सोच भी लिया और आपने अपने माइंड को इतना ओपन भी कर लिया, इतना मॉडर्न बना लिया, इतना स्टाइलिश हो गए आप। मतलब मैं कोई किताब नहीं समझ पाती हूँ इस बात को समझने के लिए। वापस हम लौटते हैं वही रोहतक के प्रोफेसर साहब के बारे में बात करते हैं। उन्होंने बोला कि देखो भाई ऐसा है कि अब मेरी एक उम्र हो चुकी है और मेरे साथ तो ओरल भी हो जाए तो मेरा उसी से काम चल जाता है, लेकिन मैं अपनी वाइफ को खुश होता देख करके और एंजॉय करता हूँ, एक्साइटमेंट होता है मेरे को। सर जब ये किताब आई है तो बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा दिस इज लाइक सॉफ्ट पॉर्न और ये सब। हाँ मैंने डेयर किया है किताब लिखने का इस टॉपिक पर ऐसे शब्दों के साथ, क्यों ना करूं। सोसाइटी में मैंने देखा, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं किसी को करप्शन करते हुए, पैसा पकड़ते हुए उसको शूट करके सामने ला सकती हूँ। तो करप्शन भी तो डर्टी चीज़ है, ये भी रिश्तों का करप्शन है, जिसके अंदर आप क्या चाह रहे हैं, आपकी क्या मर्जी है, दूसरा उसे पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है, ये उनका लोकस है। मैं तो इसे अच्छा नहीं मान रही हूँ, इसलिए मैंने इस तरह के शब्दों को एक साथ कोई हेरफेर नहीं की, मैंने एज इट इज परोस दी है, मैंने छुपाया नहीं। इट इज नॉट रिलेटेड टू मी, इट्स रिलेटेड टू देम, आई हैव एक्सपोज्ड देम। मैंने उनका खुलासा किया कि भाई ये लोग समाज में कर रहे हैं और ये लोग यहीं तक नहीं है, आज की तारीख में हजारों लोग हो चुके हैं ऐसे। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पे इनके ग्रुप्स बने हुए हैं, भर भर के कर रहे हैं। 20 साल के अंदर ये चीज इतनी ग्रो कर गई है। हम हमारे पार्लियामेंट में पता है आपको, ऐसे मुद्दे भी नहीं आने वाले आसानी से चर्चा के लिए कभी, अभी पता नहीं कितने जमाने, क्योंकि लोग हिचकते हैं ना चर्चा करने में। समाज की बात आप कर रहे हैं, समाज के ठेकेदार आप बनते हैं और समाज के अंदर की गंदगी को देख के आंखें मूंद के और निकल जाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। किसी एक मेरे को एक लॉयर ने फोन किया सुप्रीम कोर्ट से, आज भी उनका मेरे पास फोन आया कि हम ये चाहते हैं कि इस तरह के स्पाउस के साथ जो होता है उसके लिए एक बोर्ड बने और उस पर चर्चा की जाए कि कैसे मतलब इस तरह की चीज हमारे समाज में, इतनी डर्टी चीज चल रही है, ये डर्टी तो है, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये यूजुअल नहीं है, ये वेरी अनयूजुअल है, ये आम तौर पर नहीं होता। आज भी हमारे इस 140 करोड़ की देश में बहुत कम लोग हैं, अगर इनकी परसेंटेज देखी जाए, जो ये कर रहे हैं, लेकिन ये परसेंटेज अब ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि जब मैंने ये स्टोरी की थी उस टाइम पे मुझे ये मालूम था कि ये कुछ एलीट क्लास में होती है, लेकिन अब ये मध्यम वर्गीय परिवारों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। शादी उनकी हो चुकी है, डिवोर्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये सब चीजें चल रहा है। तो रिश्ते तो साफ सुथरे नहीं हैं। आप आगे कैसी जनरेशन लाएंगे आप पे सवाल है। लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे कहा, लॉयर ने, कि इस पर एक बाकायदा बोर्ड होना चाहिए जिस पर चर्चा होनी चाहिए कि ऐसी चीज सोसाइटी में नहीं हो। तो मैंने कहा देखिए मैंने किताब लिख दी है, आप इस पर क्या बोर्ड लाते हैं, क्या चीज है, मेरी तरफ से कोई सहयोग होगा मैं करूंगी। आप कोई जानकारी चाहते हैं, समाज में चीजें हो रही हैं उसको फैक्ट में लेके आना, मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन अब इस पर आपको ही आगे काम करना है। जैसे आप ये इंटरव्यू कर रहे हो इस ऐसी चीज पर, अब इसमें दो चीजें और आती हैं। इस किताब को दो तरह से लोग देखते हैं। एक तो देखते हैं जिसके अंदर चटपटा मसाला मिले, ऐसी बातें जिनका जिक्र आपने किया। एक वो होता है जो कि सामाजिक तौर पर, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैंने इस किताब को आज लिखा है कि भाई समाज में ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक ना प्रोड्यूसर ने मुझे बोला, 3-4 साल हो गए इस बात को, इस किताब पर मैं जब काम कर रही थी किसी को पता चला और उनके फिल्मों को नेशनल अवार्ड तक मिल चुका है, तो उन्होंने बोला मैं इस पर OTT सीरीज बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, ओके, बनाते हैं, करते हैं इस पे काम। तो उन्होंने जब बुलाया मुझे मिलने के लिए और जब हमारी बातचीत हुई, सारी चर्चा हुई आगे, तो उन्होंने, जब हम एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर इसकी कॉन कॉल पर जिक्र कर रहे थे, तो उनका मकसद था कहीं पर इसको इस तरह से पेश करना जैसे कि एक उल्लू सीरीज आ रही है या कोई और सीरीज आ रही है। तो मैंने कहा यू आर टेकिंग माई स्टोरी इन अ रॉन्ग वे।
आई हैव नॉट रिटन बुक इन दिस वे। मेरा माइंडसेट जो इस किताब को लिखने का है उस औरत को लेकर है जिसकी इज्जत खत्म हो गई है। वो जो सोनीपत वाली नीलम है वो अपने आप को इंफीरियर समझ रही है। उसके पति ने उसे बोला है तुझे छुरी कांटे से खाना नहीं आता, तो तू कैसे एक ऐसे परिवार में उठ बैठ सकती है जहां पर एलीट है, जहां दिल्ली वाले लोग हैं। दिल्ली में लोग, एक परिवार दूसरे से मतलब नहीं रखता, एक दरवाजा दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानता, इतनी सुकून से लोग जीते हैं क्योंकि वहां पर उनकी एक पर्सनल लाइफ है, एक प्राइवेसी है। और उस प्राइवेसी में जाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम ऐसे स्वैप करें, ऐसे लोगों से मैं तुम्हें मिलाऊं, ऐसे पतियों से मैं तुम्हें मिलाऊं और उनकी पत्नी भी मेरे साथ होंगी, जैसे कि तुम्हें समझ में आएगा कि लोग एक मॉडर्न क्लास कैसे करती है काम। और वो औरत कौन है बेचारी, देहात की एक ऐसी औरत जिसको नहीं मालूम कि मॉडर्न क्लास क्या करती है, जिसे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है। वो मुझे कह रही है तुम मुझे अंग्रेजी सिखाओ, मैं तुम्हें चाय बनाना सिखा दूंगी। आप सोचो उस औरत की मनोस्थिति। वो कह रही है मुझे अच्छा नहीं लगा जब इसने शुरुआत से ये सब मुझे ब्लू फिल्म दिखाने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा, फिर उसके बाद भी उसने उस आदमी से शादी की थी। क्योंकि औरत बहुत डरती है आज भी हमारे समाज में। आज भी उसे ये लगता है कि शादी से मना लड़की नहीं कर सकती, लड़का कर सकता है। और लड़के ने मना कर दिया तो लड़की की शादी, ओ माय गॉड, उस लड़के ने मना कर दिया था। औरत के ही अंदर छेद ढूंढेंगे, इसमें ही कमी है। ऐसा नहीं है कि हम एक बहुत कल्चर्ड सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी में चले गए एलीट स्टाइल में जहां पर ये कहानियां खत्म हो जाती हैं। ये आज भी स्टैंड करती हैं। एक गांव के अंदर दो ऐसे कपल मिल सकते हैं, लेकिन पूरे गांव के अंदर तो वो समाज के ठेकेदार वाले लोग हैं जिसमें औरतें वो काम नहीं कर सकती हैं। और जो दो कपल हैं और चुपचाप जो कर रहे होंगे वो काम, वो अलग तरह से चल रहा होगा और उनके बारे में भी पूरा गांव जानता होगा। जैसे मेरी स्टोरी के बारे में मेरा पूरा चैनल जानता था, मुझे पता नहीं था कि पूरे चैनल को पता है। बिल्कुल सुपर कॉन्फिडेंशियल वे में स्टोरी को शूट कराया गया। अजित साहिब भी जो मेरे बॉस थे जिन्होंने इस स्टोरी को करने के लिए कहा, उनका मकसद भी ये था कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है एक आदमी दूसरी की बीवी के साथ में सो रहा है और अपनी बीवी को वहां भेज देता है। चलो एक आदमी दूसरी की बीवी के साथ तो सो सकता है, ऐसे हम लोगों ने समाज में सुना, ऐसा करते हैं आदमी, अपनी एक सैडिस्ट प्लेजर पाते हैं। कैसा प्लेजर होता है पता नहीं, लेकिन अपनी औरत को भी भेज देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, ये मनी के कन्वर्जन में समझ में आता है। जैसे कि पुरानी हमने कहानियां सुनी जमींदारों की, कि जमींदार के पास औरत को भेज दिया, अपनी जमीन छुड़ा ली और टाइप चीजें। वहां पर उसको अपनी चीजें छुड़ानी थी, उसमें भी उसको हीन भावना से देखा जाता है ऐसे आदमी को। आज की तारीख में ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे, जो ना पैसे ले रहा है ना जमीन छुड़ा रहा है, सिर्फ अपने मजे के लिए कर रहा है। तो आप अपने मजे में इतना बड़ा स्टैंड कैसे ले रहे हो? और इसके नंबर बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो हमें सोशल मीडिया में 1 मिनट में कह देता है वो पति दूसरी औरत के साथ में, पत्नी ने जाके उसको पकड़ लिया और इतना बवाल काट दिया, और सब लोग मजे ले रहे हैं सोशल मीडिया पे, इस वीडियो को देख रहे हैं। वो बीवी ने जाके पीट दिया उसकी पत्नी को, फिर पति की भी धुनाई कर दी, सब मजे ले रहे, देख रहे हैं। और इनका क्या करेंगे जिसमें दोनों ही इन्वॉल्व हैं? कुछ किताब को पढ़ के ऐसा भी लगा कि जो पति हैं उन्होंने अपनी पत्नी को एक अफीम की लत लगवा दी। या और एक जगह उसने, एक हस्बैंड ने ये कहा कि जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं अपनी पत्नी को सेक्स टॉय दे जाता हूँ। हाँ, और उसको पति की जरूरत नहीं, वो बहुत आगे निकल गई उसकी पत्नी। अलवर वाला कपल है ये जी। वो बहुत आगे निकल गई। वो अब उसको अपने पति की जरूरत ही नहीं है। अब वो पति बहुत अक्सर बाहर रहता है, उसने शॉपिंग की आदत डाली। उसके बाद वो तो कुछ अजीब सी वियर्ड लेडी थी वो भी। मतलब मेरा कैमरामैन जो था वो अनकंफर्टेबल हो गया था, जो मेरा कलीग है इसमें, जो ये कह रहा है कि दूसरे की जिंदगी में नहीं झांकना है। वो इतना परेशान हो गया कि बेड के कोने पे अपना पिल्लो लेके बैठा रहा चुपचाप। कह रहा मुझे लगा था आज तो मेरी इज्जत लुट जाएगी। अच्छा, एक कहते कैसी कैसी औरतों से मिलवा रही हो विनीता तुम? मैंने कहा मैं कहाँ मिलवा रही हूँ यार, मैं खुद देख रही हूँ, हैरान हूँ। मैं रिपोर्टिंग के रिस्क की बात कर रहा हूँ। स्टिंग ऑपरेशन जब आप ये कर रही थी, स्टिंग के दौरान आपका एक ऐसा भी साथी था जो अपना कैमरा ही भूल आया था। हाँ, 2 बार ऐसा हुआ। वो यही है ऑस्ट्रेलिया वाले ये अपना कैमरा भूल आए, तो वहां पर भूल आए। उसमें तो आप फंसते फंसते बची हूँ। टचवुड, मेरे स्टिंग में अब तक मैंने 66 स्टिंग ऑपरेशन किए हैं, या तो हेड किया है या सोलो किया है। और उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा था वो। ये किस्सा था रोहिणी का। और हमने सारी बातचीत की और हम लोग निकल गए। तो क्या होता था कि मैं कैमरे के 2 तरीके से सिस्टम रखती थी। एक तो होता था पर्स कैमरा। उस ज़माने में स्पाई कैम उतने एडवांस नहीं थे,
तो मैं पर्स कैमरे के अंदर तार वार भी कई बार निकल जाते थे, फिर उनको जोड़ती थी, बात करते करते ही चेक कर लेती थी, ओ माय गॉड कहीं पोर्शन ना कट हो जाए। कोर्ट में जाके थोड़ी कहेंगे तार निकल जाता था, कोर्ट हमें बुला ले, भाई हमसे सवाल हो जाए तो हम कहाँ से जवाब देंगे, तो मैं नज़र रखती थी उसके ऊपर, तो हमेशा उस पर एक हैंकी डाल के रखती थी, ऊपर से हैंकी निकाल के देखा, उसी में अपने रिकॉर्डर देख लिया, फिर बाद में वापस हैंकी डाल के बंद कर दिया। तो इसमें क्या होता था, एक तो वीडियो हो गया, इसमें ऑडियो भी आता था, वीडियो भी आता था पर्स कैमरा में, और एक होता था प्रॉपर बड़ा हमारा टीवी कैमरा जो होता था, उस कैमरे में हम क्या करते थे कि कॉर्डलेस लेपल अलग से हम लगा के रखते थे एक को, और वो बैग के अंदर कैमरा भी ले जाते थे ताकि ऑडियो की क्लैरिटी आ जाए और उसमें डिस्टर्बेंस ना हो कोई। तो वो पागल ऐसे ही करता था, वो भूल जाता था काम को लेके, सिंसियर नहीं था ना, ऐसे ही करता था। उसने क्या किया, बैग रखा वहां, हम आ गए बाहर गाड़ी में, और तो मैंने कहा निकालो जल्दी से, निकालो वो निकालो कैमरा निकालो, मैं क्योंकि मेरी आदत थी जैसे गाड़ी में बैठी सबसे पहले आउटपुट देखती थी, ठीक हुआ है कि नहीं रिकॉर्ड, तो ओके, मतलब तभी तो काम पूरा हुआ। तो मैंने बोला जल्दी ऑडियो बंद करो कैमरे का, वो बंद करो, बोले शिट विनीता कैमरा तो मैं भूल आया वहां पे। अब लाइक फंस गए, आज तो गए हम। मैंने कहा आज तो ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और इस एक बंदे को पता लगा ये सबको फोन कर देगा, पूरे नेटवर्क में एक्सपोज हो जाएंगे। इट वॉज ऑल कनेक्टेड। तो मैंने कहा अब तो हम गए, मैं तुरंत हम वापस भागे। भागने से पहले क्या हुआ, मैंने कहा एक काम करो तुम उस बंदे को ऑक्यूपाइड करो थोड़ा फ़ोन करके, तो उसने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा उसको बाहर बुलाओ, मैंने या उसमें किसी ने एक ने फ़ोन किया, और उससे बात करते करते 1 मिनट बाहर आइए आपसे कुछ बात करनी है, ऐसे करके उसको बाहर बुलाया गया। वो बाहर आया, हमसे बात ही कर रहा है। जब हम उसके वहाँ पहुँच गए वापस गाड़ी घुमा के, और हमने कहा हमारा ना कैमरे का एक बैग, मैंने उसको बोल दिया था जाके, हमने बहुत एक्टिंग की है, मैं आपको बता नहीं सकती। फिल्मी, मैं कहती हूँ 2 किरदार तो मैं निभा सकती हूँ। एक तो किसी फिल्म में किरदार निभा सकते हैं, ऐसे तो अपने असल जीवन में मेरे को झूठ बर्दाश्त नहीं होता ना, मैं खुद बोल पाती, कितना कड़वा लगे सच बोल देती हूँ, जैसे इस किताब में भी बोल रही हूँ, लगे किसी को बुरा मैं क्या करूँ, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। ऐसे ही दूसरा किरदार था, मुझे लगने लगा था कि मुझे आईबी को ना मुझे हायर कर लेना चाहिए। ऐसे ऐसे ऑपरेशंस मैं कर रही थी, अपने नाम बदल के, करेक्टर में ढल के, पूरा ऐसा लगता था जैसे कि मैं हूं ही नहीं, विनीता हूं ही नहीं। अगर मैं वाइफ स्वैपिंग क्लब की ऑर्गेनाइजर हूं, ऑर्गेनाइजर बन के क्लब चला रही हूं, तो मैं उसी तरह से उन दोनों को भी पूरा पढ़ा के ले जाती थी, मेरे पार्टनर को भी पढ़ा के ले जाती थी, और खुद भी मैं उसी कैरेक्टर में होती थी। लेकिन उसके अंदर ब्रेन किस होता था, पत्रकार का, जो लगातार ये चल रहा है कि फुटेज पूरी हुई कि नहीं, सवाल पूरे हुए कि नहीं, इससे बाइट इंपॉर्टेंट निकली कि नहीं। जैसे अभी आपके माइंड में है कि एक इंटरव्यू है तो उसके अंदर एक क्रक्स क्या निकल के आएगा, तो ऐसे क्रक्स हम लोग को भी तो सोचना ही पड़ता है ना, कि हम जब जा रहे हैं और दूसरे से बात करने जा रहे हैं, तो ये जो लाइनर्स हैं जिनको आप पढ़ के सुनाए, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए कौन सी है जो हमें उनके मुंह से सुननी है। अब अलग अलग तरह के लोग मिले हमें, कोई अपना दुखड़ा रो रहा था, कोई अपने मजे की बात बता रहा था, कोई अपने दोगलेपन पर चौड़ा सीना करके बड़ा मजे से बता रहा है कि उफ आई एम डूइंग वाइफ स्वैपिंग। बड़े मज़े की बात यह है कि बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने इस किताब को पढ़ने के बाद जो है आपकी प्रशंसा की है। उसमें से कोबरा पोस्ट के अनिरुद्ध बहल जो हैं, उन्होंने तो आपके बारे में जो लिखा है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही, जिसे कहते हैं, ऐसी बात उन्होंने कह दी कि शायद मास कम्युनिकेशन के जो बच्चे हैं उनको तो वो पढ़ाना चाहिए उस बात को। तो जो बात उन्होंने लिखी, उन्होंने लिखा कि खोजी पत्रकारिता सिर्फ घोटालों के लिए नहीं होती, कभी कभी हमें समाज की आत्मा की जांच करनी होती है। ये किताब वही करती है, समाज की आत्मा को एक्सपोज करती है, और जब आत्मा गंदी निकलती है तो हमें सिर्फ कैमरा नहीं, आईना भी पकड़ना पड़ता है। बिल्कुल सच बात है। अब ये किताब मुझे कई लोगों ने कहा क्यों, क्या जरूरत है लिखने की, मैं कहती क्यों जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके निकल जाएं कि ये सब हो रहा है, आईना तो पकड़ रहे हैं ना। अब कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, जिसमें नेता भी हैं, अधिकारी भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, जिनका ये कहना था तुम बड़ी ब्रेव हो यार, बहुत हिम्मत का काम किया है। मैं बिल्कुल मानती हूँ इसके लिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारा काम ही यही है, हमारा तो काम ही यही है कि हम सोसाइटी के अंदर के वो फैक्ट्स निकाल के लाएं, चाहे वो एक इवेंट हो, चाहे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कोई इंस्टिंग ऑपरेशन हो, चाहे वो कागज पे आधारित कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट हो, ये सारी चीजें तो वही हैं। अब समाज के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? क्या हमारा समाज में करप्शन नहीं है? करप्शन सिर्फ पैसे में होती है, कैरेक्टर में करप्शन नहीं होती है।
इतने दुनिया भर के दल बने हुए, बजरंग दल, हिंदू ये युवा वाहिनी है इनका, योगी जी का, दुनिया भर के अलग अलग, योगी जी के खुद के राज्य में दुनिया भर के वाइफ स्वैपिंग कैरेक्टर हैं इस वक्त। किसको ढूंढेंगे अभी वैलेंटाइंस डे पे? किसको ढूंढेंगे? लड़का लड़की जिनकी एज बेचारे अभी अपने हार्मोनल्स के हिसाब से एक दूसरे को देख रहे होंगे, खुश होके पसंद कर रहे होंगे, फूल पकड़ा रहे होंगे, आएंगे कोई डंडा बरसा देगा वहां पे। क्यों बरसाओगे भाई? उन्हें तो अभी पता भी नहीं कि ये मैच्योर होने के बाद कई सारे लोग जो ऑलरेडी बिल्कुल जिसे कहते हैं सिक्सर मार के बैठे हैं वाइफ स्वैपिंग में। मुझे तो समझ में नहीं आता इस सोसाइटी में क्या, अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, हमारी 1 मिनट के लिए पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। जब आप जाते हैं अजंता, अलोरा और ये अलग अलग जगह जाते हैं और वहां पे देखते हैं हिंदू संस्कृति में तो पर्दा था ही नहीं, अलग अलग तरह की चीज़ें देखते हैं। आज की तारीख में हम देखते हैं और हम आंखें नीचे कर लेते हैं क्योंकि हमारा कल्चर हमें वो नहीं बताता है कि ये सब भी है। मुझे याद है हम कोणार्क टेम्पल एक बार मैं गई थी मेरी माँ के साथ, तो बहुत पहले की बात है, हम जगन्नाथपुरी गए थे दर्शन करने, तो उधर से कोणार्क टेम्पल चले गए। हमने सुना कि सूर्य की पहली किरण यहाँ पे जैसे आती थी, तो दुनिया मतलब जैसे कहते हैं ना हमारे देश में, तो सबसे पहले घड़ी यहीं से इजाद हुई, टाइम इससे। हम तो ये सोच के गए, अब देखा दीवारों पे तो नजर पड़ी तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा माय गॉड, मैंने कहा मम्मा चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्योंकि हमें जो कल्चर सिखाया गया है उस कल्चर में अपने माँ बाप के सामने बैठ करके फिल्म की तरफ ऐसे नहीं देखना है। हम छोटे थे तो जूली फिल्म एक आया करती थी, वो एक गाना था वो जूली करके, उसमें वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती, तो हमारी मम्मी, मुझे याद है कि वो फिल्म कभी दूरदर्शन पे आ जाती थी, मम्मी कहती थी बंद करो टीवी, बंद करो, चलो चलो अपना काम करो तुम लोग। मम्मी को पता था वो क्या है, लेकिन ऑब्वियसली वो शी वॉज एडल्ट, वी वर नॉट, वी वर किड्स, हम तो छोटे छोटे थे। तो हमें बोला जाता ये नहीं देखना। तो हमें क्या सिखाया गया कि ये गलत है, जबकि उसमें वो लड़की क्योंकि वो मैरिड नहीं है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये गलत है, और ये मैरिड है और ये बच्चों के माँ बाप हैं और ये स्वैपिंग कर रहे हैं, तो क्या ये गलत नहीं है? आईना तो देखना पड़ेगा ना। आपने ये जो बोला इसमें, क्योंकि अनिरुद्ध बहल खुद एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोबरा पोस्ट के फाउंडर हैं, देश को हिलाने वाली बड़ी रिपोर्ट्स कर चुके हैं, और वो खोजी पत्रकारिता का एक असल बड़ा मतलब अगर देखा जाए तो देश के उन तमाम बड़े पत्रकारों में आते हैं जो ये जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। और उन्होंने अपने वीडियो में भी हमें जो इस बुक के बारे में बोला, किताब में भी लिखा, तो मैं ये मानती हूँ कि मेरे लिए तो ऑब्वियसली इट्स लाइक एन अवार्ड। मेरे सीनियर हैं, मैं तो यही कहूँगी कि उन्होंने हौसला बढ़ाया है मेरा इस बात को कह के कि हमें अपने समाज के आईने को भी सामने लाना चाहिए। मैंने कई ऐसे रिपोर्ट्स की जिसमें प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स को मैंने बस्ट किया, पुलिस वाले सस्पेंड हुए। ऑपरेशन कश्मीर में मैंने बताया कश्मीर के से कैसे लड़कियां सुबह की फ्लाइट पकड़ती हैं, आती हैं कॉलेज टाइम में, और दिन भर में जो भी प्रोस्टिट्यूशन से पैसा मिलता है बना करके और शाम की फ्लाइट से वापस चली जाती हैं। तो टोटल आपने 66 स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं। 66 स्टिंग, अगली किताब मेरी इसी पे है, 66 स्टिंग के नाम से ही करूंगी। अच्छा, अगली किताब की जब बात हो रही है तो मैं यहाँ ये बोलूँगा कि वाइफ स्वैपिंग का कथानक लेके जब आप वाणी प्रकाशन की ओनर के पास गई, अदिति के पास, तो उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली क्या है कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर मैं उनकी भी बहादुरी की दाद दूंगी। आसान नहीं है। वाणी प्रकाशन आप जान रहे हैं, और जो भी लोग किताब पढ़ते हैं वो जानते हैं कि एक ऐसी किताब को देखना और एक ऐसे मुद्दे को देखना जिस पर कभी कोई खुलकर इस तरह से सामने आया नहीं, जो कंट्रोवर्शियल है, जो ऐसा मुद्दा है जिसको मतलब कोई आप पर, क्योंकि मुझे भी कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वीडियोस के कमेंट्स में लोग कुछ लिख रहे हैं मेरे बारे में, मैं पढ़ती नहीं हूँ। क्यों पढ़ूँ भाई? मेरा मुद्दा साफ है, मेरा जहन साफ है, मैंने चीज़ की। अदिति जी ने अगर उस किताब को पास किया, और मुझे आज भी वो मोमेंट याद है जब मैं उनके साथ बैठ के चर्चा कर रही थी, ऐसे ऐसे होता है, तो शी वॉज शॉक्ड, बड़ी हैरान हुई वो। उन्होंने बोला ऐसा होता है, रूरल में होता है। इस किताब में सबसे बड़ी बात यही है कि वाइफ स्वैपिंग लोगों ने सुनी हो, लेकिन रूरल में होती है ये नहीं पता, गांव देहात जगहों पे कस्बों में हो रही है ये नहीं पता। तो उन्होंने बोला ये हम करेंगे किताब। और उन्होंने मैं तो उनका एक थैंक्स और करती हूँ कि 20 साल बाद मेरी किताब पर मुझे बायलाइन मिली। मतलब मुझे याद नहीं आता कोई ऐसा पत्रकार किसी की स्टोरी ऐसी हो जिसने 2 दशकों के बाद अपनी स्टोरी पर बायलाइन ओन की है, क्योंकि मेरी ये स्टोरी ऑन एयर गई थी चैनल पर IBN 7 में। तब तक आप वहाँ नहीं थी? नहीं, मैंने स्टोरी के लिए इंतज़ार किया 1 साल तक ऑन एयर करने के लिए। इस बीच में मैंने बहुत स्टोरीज़ की, वो ऑन एयर गई, पर ये नहीं गई।
1 साल के बाद मैं थक गई और मैंने रिजाइन कर दिया। बाद में और मेरे रिजाइन करते ही 1 महीने के बाद ये 3 एपिसोड ऑन एयर गए, जिसकी 55 टीआरपी थी। फुल फ्रेम ब्लर था, पूरा फ्रेम ब्लर था। ब्लर इसलिए था क्योंकि मेरी एब्सेंस में ये ऑन एयर कर रहे थे, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि तुम्हारी स्टोरी ऑन एयर जा रही है, क्योंकि ये सबकी नजर थी स्टोरी पर पूरे चैनल में। जिस्म नाम था। जिस्म पार्ट 1, जिस्म पार्ट 2, जिस्म पार्ट 3 करके चलाया। और बायलाइन में क्या था, IBN 7 टीम। मेरी दिन रात की मेहनत थी, 11 महीने इस स्टोरी पर, और मेरा नाम कहीं नहीं जिक्र था। मैं कहीं काम नहीं कर रही थी। आप एथिकली पूछ सकते थे ना कि विनीता ने स्टोरी को किया था, क्योंकि आप, हमारी इंडस्ट्री में भी तो ऐसा होता है ना, क्रेडिट खाने की आदत होती है। ये नहीं सोचते कि किसी व्यक्ति ने किया है तो उसको क्रेडिट देना चाहिए, बल्कि मेरे बैठने से उसकी उस स्टोरी की खूबसूरती बढ़ती, क्योंकि मैंने उसे किया था, मैंने उसे जिया था 11 महीने, देखा था कैसे ये लोग कर रहे हैं। मेरे जहन से अगर मैंने किताब लिखी और आप उस पर चर्चा कर रहे हैं तो वो स्टोरी ऑन एयर होती और मैं उसमें बैठी होती तो भी तो उसका जहन का फर्क पड़ता, क्योंकि ये अजित शाही के अंडर हुई थी उस वक्त और रिजीम चेंज हो गया था। दूसरे लोग आज तक से आए थे, उन्होंने स्टोरी को ऑन एयर उस वक्त नहीं किया जब तक मैं चैनल में रही, ऑन एयर नहीं गई। जब मैंने चैनल छोड़ दिया तो मुझे समझ में नहीं आता उसकी क्या वजह थी, क्योंकि हमारा फोकस तो सिर्फ काम पे था। और मेरी स्टोरी पर मेरी बायलाइन मिल जाती, मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए था। बायलाइन से कोई चैनल आपको पैसे थोड़े दे देता है, बायलाइन ही तो देता है कि आपका नाम आता है स्टोरी के पीछे। तो मैंने किताब लिख दी। मेरे को अजित शाही ने बोला, मेरे जो एक्स बॉस, उन्होंने बोला कि ये ऐसी स्टोरी है विनीता, क्योंकि मैं उनके विजन पर जाती हूँ, उनके जहन पर मैं जाती हूँ, वो ऐसे ही नहीं बोल सकते। उन्होंने जब स्टोरी के बारे में सुना था मुझसे, तब भी उन्होंने कहा था गजब है ये स्टोरी, तुम करो इसे, ये होश उड़ा देगी इस देश में लोगों के कि उनके समाज में क्या चल रहा है। फिर जब ये स्टोरी हो गई, ऑन एयर चली गई, मेरा नाम नहीं गया, मैंने उन्हें बताया स्टोरी ऑन एयर चली गई, मेरा नाम नहीं था, तो उन्होंने बोला तुम एक काम करो, इस पर किताब लिखो। इस इंडस्ट्री में कभी किसी पत्रकार को ना ये मौका मिलेगा, ना वो ये कर पाएगा दोबारा कभी। ये अपने आप में इकलौता ऐसी स्टोरी है जो कभी रिपीट नहीं हो सकती, तुम इस पर किताब लिखो। उन्होंने बोला और वो भूल गए, जबकि वो बहुत तेज दिमाग के हैं, कभी भूलते नहीं, लेकिन ये आइडियाज देते रहते हैं। आइडिया के तो जनक है ना वो, तो आइडिया दिया, मुझे भूल गए, मैंने किताब लिख दी। जब मैंने उन्हें बताया मैंने किताब लिख दी, कहते अरे तुमने लिख दी किताब? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप ही नहीं तो बोला था। कहते अच्छा। एंड ही इज सो हैप्पी, वो खुश हैं भाई। एक किताब पर मतलब इतनी मेहनत की गई। अजीत शाही ने अपनी रिएक्शन दिया है इस किताब में, रिएक्शन दिया है उन्होंने। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप इस पर प्लीज़ अपने कुछ शब्द लिखिए, बताइए, क्योंकि आज की तारीख में तो मीडिया अलग अलग धड़ों में बट चुका है, तो कौन किसको किस नज़र से देखे वो एक अलग चीज़ है। इस किताब की बात अलग है, इसमें कोई धड़ नहीं है, ये तो बहुत क्लियरली है। ये तो ऐसे है जैसे मतलब आप ऐसे मानकर चलिए कि समाज की बात है, इसमें ना कोई मीडिया के हिस्सों की बात है, ना कोई पार्टी वार्टी की बात है, कुछ लेना देना नहीं है, बहुत स्ट्रेट है, एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, आपसे मैं पूछती हूँ कि समाज की ऐसी गंदगी के बारे में आपको कोई किताब याद आती है कुछ वक्त पहले, जिसने, हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीजें देखते हैं, सीधा ब्लंट हिटिंग टू द टॉपिक विद द फैक्ट्स, आपको कोई किताब ऐसी याद आ रही है? नहीं। इनफैक्ट आपकी किताब में एक और भी बात है कि प्रकाश कोठारी जैसे जो जिन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, मेरे ख्याल से वो 90 छूने को हैं। हैं उन्होंने एक बात जो मैंने अंडरलाइन करी थी आपकी किताब पढ़ करके, उन्होंने, प्रकाश कोठारी ने कहा कि पुरुष प्यार करता है सेक्स पाने के लिए और औरत सेक्स करती है प्यार पाने के लिए। अब विनीता, आप इतने सारे कपल्स के साथ मिली, ये प्रकाश कोठारी जी ने जो बात बोली है, ये पाई है आपने? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं सोच रही हूँ इस एंगल से, क्योंकि क्या होता है कि ये जो हस्बैंड है वाकई में उनकी पहली लाइन तो सच है। अब ये जो औरत है, इसमें सारी औरतें तो ऐसी नहीं थी, आप खुद किताब पढ़ चुके हैं, रोहतक वाली तो प्यार पाने के लिए नहीं कर रही थी, और अलवर वाली भी प्यार पाने के लिए नहीं कर रही थी। हर व्यक्ति, पुरुष और औरत, ये दोनों के एक जैसे करेक्टर है, सबके ऐसा नहीं होता कि सारे पुरुष सिर्फ सेक्स पाने के लिए प्यार मतलब ये रिश्तों में जाते हैं इस तरह से, और ये औरत सारी प्यार पाने के लिए ऐसे रिश्तों में जाती हैं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा सोचती हूँ, हर तरह के भांति भांति के लोग हैं। 1 मिनट के लिए एक पुरुष अपनी पत्नी को, वाकई में बहुत सारे हैं ना ऐसे तो, जो अपनी पत्नी को प्यार करते हैं, लेकिन उसमें से एक बड़ी परसेंटेज ऐसी है जो पत्नी से बोर हो जाते हैं, खुद बाहर चले जाते हैं, पत्नी को बाहर नहीं जाने देते क्योंकि वो उसे प्यार करते हैं, उसे कुछ और चाहिए तो खुद बाहर चले जाते हैं, फिर उसको दूसरी औरत से भी कई बार प्यार हो जाता है,
ऐसी भी चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा करती हैं। फिर उनको पत्नी से प्यार कम हो जाता है, फिर कुछ लोग अपनी पत्नी को फिर भी नहीं छोड़ते, फिर उसमें से कुछ पत्नी को छोड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो प्रकाश कोठारी एक जनरल बात कर रहे हैं, वो एक जनरल परसेप्शन में कह रहे हैं कि आदमी ऐसा सोचता है, औरत ऐसा सोचती है। ये बॉडी है बायोलॉजिकली जिस तरह से बनाई गई है। औरत जो है वो उसका बेस जनरली वाकई में प्यार पे होता है। मैंने कहा कि औरत ना परिवार के संदर्भ में संस्कृति और कल्चर को ज्यादा एडॉप्ट करती है। मैं औरत हूं, मैंने किताब लिखी है, तो मेरे जहन में और मेरी जबान में बार बार वही बातें आ रही हैं जो कल्चर से रिलेटेड है। मैं इनको हजम नहीं कर पा रही थी, मुझे लगा मैं बीमार हो जाऊंगी, कैसे मानसिक रोगी हैं ये लोग। मैं तो ये नहीं गंदी तरह से ही देख रही थी, अच्छा नहीं देख रही थी। आई एम सो सॉरी टू ऑल कपल्स। आपकी किताब से ही और डॉक्टर प्रकाश कोठारी के जरिए ही मुझे ये पता लगा, मुझे नहीं पता थी ये बात, कि जो कामसूत्र है उसके रचयिता वात्सायन वो गुजराती थे। वो मतलब हम विश्व गुरु बन सकते हैं। इस पर मैं क्या कहूं। देखिए अब वो गुजराती थे और गुजराती रीजन में ऐसा ही है सब लोग, तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ ये है कि मेरे जो कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, जो रियल स्टोरीज हैं, वो अलग अलग धर्म और जाति के थे। अलग अलग धर्म और जाति के थे। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुजराती थे सिर्फ, दिल्ली में भी बनिया कपल थे। अब वो गुजरात से थे कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ ये कि जो रोहतक यूनिवर्सिटी के थे, रोहतक यूनिवर्सिटी वाले वो जाट कपल थे, और हल्द्वानी में सरदार थे, अलवर वाले बनिया कपल थे, जो मैं याद कर पा रही हूँ जितना है, सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो मतलब ये तो प्रकाश कोठारी जी का इनपुट है, क्योंकि डॉक्टर अनिल सिंह जी ने इंटरव्यू किया था उनका, तो उन्होंने उनसे जब चर्चा की थी इस बारे में, तो उन्होंने अपनी सारी बातें इसमें लिखी हैं। मैंने जब पढ़ा प्रकाश कोठारी का इंटरव्यू, तो मुझे लगा कि बिकॉज ही हेल्प्स, वो मदद कर रहे हैं उन कपल्स की जो अपने पति पत्नी के बीच में रिश्ते को वापस से मजबूत करें। एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप जानते हैं उन सीनियर जर्नलिस्ट को, मैं बाद में आपको नाम बताऊंगी। हमारे प्रेस क्लब में ही हमारे साथ में बैठते हैं, क्वाइट अ सीनियर का है। तो उन्होंने कहा कि शादी के 34 साल बाद मुझे अपनी पत्नी से मोहब्बत हो गई है। मैं इतनी खुश सुन के उनकी बात को, मैंने कहा देखो एक दूसरे जो जर्नलिस्ट है वो कहते हैं बताओ मोहब्बत भी हुई तो पत्नी से, वो ये बोल रहे हैं। मैंने कहा अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं इनको, पत्नी से मोहब्बत हो गई है, इसका मतलब आप समझ रहे हो उस पत्नी को कितनी खुशी होगी। पता है उन्होंने क्या दलील दी इस पर, क्यों मोहब्बत हो गई। कहते मैंने सोचा 34 साल से वो मुझे रोज फोन करती है, भूलती नहीं है कि तुम कितने बजे घर आओगे, कितनी देर में आ रहे हो। यही बात घुटन के तौर पर पति लेने लगते हैं, लेकिन उन्होंने इसको रियलाइज किया। कहते पहले मुझे लगता था क्या फोन करती रहती है, कहते अब मुझे लगता है जब वो कुछ टाइम से अब मेरे घर नहीं है, उनके पोता होने वाला है, तो वो अपने बेटे के घर पे गई हुई है, और वो घर पे नहीं है। तो कहते अब मुझे उसकी एहसास हुआ उसके गैर मौजूदगी में कि उसकी मुझे आदत है, उसे मैं मोहब्बत करता हूं, पत्नी से प्यार करता हूं अलग चीज है, बट एक औरत जो आपकी बीवी भी है उससे आपको मोहब्बत हो रही है, वो मोहब्बत शब्द अलग है। प्यार तो आप बहुत से कर सकते हैं, मोहब्बत नहीं कर सकते। तो उनको अपनी पत्नी से मोहब्बत हो गई है। तो मुझे इतनी खूबसूरत बात ये लगी। मैं किताब लिख रही हूँ वाइफ स्वैपिंग पर, ये क्या कह रहे हैं कि ये बोर हो चुके हैं, उनकी पत्नी, और वो उस उम्र में अभी आई थिंक ही इज टचिंग 60 और समथिंग, और वो मतलब अपनी पत्नी से मोहब्बत करते हैं, यानी कि वो उन सब चीजों से पार हो चुके हैं। और इसमें रोहतक यूनिवर्सिटी वाला जो कपल है वो भी उनकी ही एज का कपल है, लेकिन वो कहां चला गया है, अलग तरह चला गया है, क्योंकि उनको अपने ही जैसे एक बिरादरी होती है ना, एक को अपने जैसा मिल जाता है तो उसको उसका सपोर्ट मिल जाता है। तो वाइफ स्वैपिंग के इन कपल्स के साथ ऐसा ही है, ये जैसे हैं इनको अपने जैसे दूसरे मिलते जा रहे हैं, सपोर्ट मिलता जा रहा है, इनके स्ट्रांग होता जा रहा है कॉन्फिडेंस। जैसे किसी को ड्रग्स लेने की आदत है, उसने पहले बार ली या उसे दारू पीने की आदत पड़ गई, तो शराब पहली बार उसने पी, दूसरे ने देखा 4 और बैठे हुए हैं बैठक के अंदर, तो बैठक में शराब पीने लगते हैं, फिर बैठक में ड्रग्स लेने लगते हैं, फिर बैठक चल रही है वाइफ स्वैपिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अजीबोगरीब नहीं पा रहे हैं। उन्होंने 1 2 3 4 ऐसे और कपल अपने जैसे ढूंढ लिए हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि अरे हम कुछ नया थोड़ी कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज डूइंग इट। ये कल्चर हो गया है, ये कल्चर नहीं है, ये कल्चर नहीं हो सकता। आई मीन आपने किताब पढ़ी है, आप और भी इतनी किताबें पढ़ते हैं, आप मुझे बता दीजिए कौन सा पुराने जमाने में हमारा कल्चर था कि वाइफ स्वैप कर सकते हैं।
बहुत सारी चीजें मिलेंगी लेकिन ये नहीं मिलेगी। आपसे बहुत बातें हुई, और वाइफ स्वैपिंग, पति पत्नी का ये जो पाताल लोक है, इसको पाताल आपने लोक, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया है, इस ये बहुत सही शब्द है। तो ये जो पाताल लोक है, हम यहाँ पर खत्म नहीं करेंगे। हम इस इंटरव्यू की जो दी एंड है वो एक अच्छी बात से शुरू करते हैं। हाँ जी, थैंक यू विनीता, थैंक यू। थैंक यू सो मच।